दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है, डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो विकास की ओर अग्रसर है, यानी जिसमें विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन अभी उसने पूरी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित नहीं किया है। अगर हम पॉइंट्स में बात करें, एक नज़र में देखना चाहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को हम इस तरह से देख सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये 9-10 विशेषताएं हैं, यानी कम प्रति व्यक्ति आय है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो व्यावसायिक पैटर्न है वो प्राइमरी प्रोड्यूसिंग का है, जनसंख्या का भारी दबाव है, पुरानी बेरोजगारी और अल्प रोजगार की व्यापकता है, पूंजी निर्माण की दर में निरंतर सुधार की जरूरत है, धन या संपत्ति का असमान वितरण है, मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता है, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर की व्यापकता है, एक औसत भारतीय के जीवन स्तर का निम्न स्तर है और एक अविकसित देश की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है भारतीय अर्थव्यवस्था में। सबसे पहले बात करते हैं लो पर कैपिटा इनकम, कम प्रति व्यक्ति आय। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें जो व्यक्तियों की, अगर सारे व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय हम देखें तो वो काफ़ी कम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $1983 थी और वो 188 देशों में 140वें स्थान पर था। इसी तरह से विश्व बैंक की रिपोर्ट 2017 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $1940 थी और 184 देशों में उसका स्थान 138वां था। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक भारतीय निवासी की प्रति व्यक्ति आय दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में काफ़ी कम है। अगला पॉइंट है ऑक्यूपेशन पैटर्न्स, प्राइमरी प्रोडक्शन। तो विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की जो मूलभूत विशेषताओं में से एक है वो है कि यहाँ पर लोग प्रमुख रूप से प्राथमिक उत्पादक हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसिंग का मतलब है कि अधिकांश आबादी हमारी जो है वो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, प्रोडक्शन के क्षेत्र में लगी हुई है, कृषि के क्षेत्र में, और ये लगभग है 52%। इतने लोग लगभग कृषि में लगे हुए हैं। और जबकि राष्ट्रीय आय को देखें 2011-12 का आंकड़ा है तो कृषि का योगदान केवल 13.9% था भारतीय अर्थव्यवस्था में और लगे हुए हैं 52% लोग। तो यह असमानता भारत की प्रगति को धीमा कर रही है। इस अंतर के पीछे का कारण यह है कि कृषि एक कम आय अर्जित करने वाला क्षेत्र है, साथ ही कृषि में लगे लोगों की प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी काफी कम है। अगला पॉइंट भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का पॉपुलेशन प्रेशर, भारी जनसंख्या दबाव। एक नंबर पढ़ने की कोशिश करें, 13620999836, ये है आपका 1.36 अरब। 17 जनवरी 2019 को 9:30 बजे भारत की जनसंख्या का आंकड़ा है ये। तो हम दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और हमारी आबादी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 17.74% के बराबर है। तो ये अर्थव्यवस्था पर एक अलग प्रेशर डालती है। तो भारत में उच्च स्तर की निरक्षरता है, जो लिटरेसी रेट है, उच्च स्तर की जन्म दर है। तो ये उच्च स्तर की निरक्षरता उच्च स्तर की जन्म दर को ओर ले जाती है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ है, ये तो बात है, और इस चिकित्सा सुविधा में सुधार होने से एक भारतीय नागरिक के औसत जीवन में वृद्धि हुई है। इससे मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। तो एक तरफ तो जन्म दर ऊंची है, दूसरे मृत्यु दर में गिरावट आई है, तो जाहिर है कि जनसंख्या और अच्छे से बढ़ रही है। तो अगला पॉइंट है प्रीवेलेंस ऑफ क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। भारत में पूंजी की कमी, कैपिटल, पैसे की कमी के कारण पूरी आबादी को लाभकारी रोजगार में लगाना मुश्किल हो, असंभव तो नहीं है लेकिन मुश्किल है बहुत। इसलिए एक सस्ता श्रम बल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसका परिणाम क्या है कि हमारे देश में पुरानी बेरोजगारी और अल्प रोजगार की स्थिति है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगला पॉइंट है पूंजी निर्माण की दर में निरंतर सुधार की आवश्यकता, स्टडी इंप्रूवमेंट इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन।
तो 2017 में भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 1.13% थी। इसलिए बढ़ती आबादी द्वारा लगाए गए अतिरिक्त बोझ की भरपाई के लिए अर्थव्यवस्था को अधिक मात्रा में निवेश की जरूरत थी। जब आबादी बढ़ रही है तो उसके लिए अतिरिक्त पूंजी निर्माण की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, धन या संपत्ति का असमान वितरण। असमान परिसंपत्ति वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में आय वितरण में असमानता का प्राथमिक कारण है। ये जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, इस तथ्य को भी उजागर करती है कि भारत में 50% परिवारों का संसाधन आधार कमजोर है। यह इतना कमजोर है कि यह उन्हें आय के निर्वाह स्तर से ऊपर कुछ भी प्रदान नहीं कर सकता, यानी बस अपना पेट भर सकते हैं वो। अगला पॉइंट है मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता, पुअर ह्यूमन कैपिटल क्वालिटी। यह एक साधारण समीकरण है। अविकसित देशों में लाखों निरक्षर नागरिक हैं, लिटरेसी नहीं है। साथ ही निरक्षरता विकास को रोकती है, क्योंकि एक व्यक्ति को कौशल हासिल करने या सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए एक न्यूनतम स्तर की शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं हो पाता तो वो कोई कौशल हासिल नहीं कर पाता, और स्किल नहीं हासिल कर पाता तो वो जो उसको किस काम में लगाया जाए। अगला पॉइंट है लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के निम्न स्तर की व्यापकता देखने को मिलती है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो भारत एक उदार मिश्रणों का देश है, इलेक्ट्रिक मिक्सेस, यानी एक तरफ एक कंपनी सबसे मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है और उसी क्षेत्र में दूसरी कंपनी बहुत ही पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करती है एक ही क्षेत्र में। उधर हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो उनकी उत्पादकता बहुत बेहतर होती है, उनकी क्वालिटी बेहतर है, क्योंकि वे बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, एक औसत भारतीय के जीवन स्तर का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ लिविंग एंड ऑफ एन एवरेज इंडियन। तो भारत में अधिकांश नागरिक कम कैलोरी का सेवन करते हैं अपने भोजन में। हमारे आहार में अनाज का वर्चस्व है। इसके विपरीत विकसित देशों में अगर देखें तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो उनके आहार में मछली, ताजे फल, मांस, चीनी, मक्खन वगैरह शामिल होता है। तो वर्तमान में भारतीय जो है वो विकसित देशों के नागरिकों के मुकाबले प्रोटीन की लगभग आधी मात्रा का उपभोग करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारे शरीर में रोगों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है, इससे कार्य क्षमता भी कम होती है, और साथ में आवास का परिदृश्य जो है आपका वो भी धूमिल है। अगला कैरेक्टर है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम का, वो है डेमोग्राफिक कैरेक्टर। डेमोग्राफिक तो जनसंख्या से संबंधित है, कैसे कहाँ हम बसे हुए हैं, किस तरह से हम रहते हैं। तो भारत में विकसित देशों की तुलना में उच्च शिशु मृत्यु दर है, यानी बच्चों की मृत्यु ज़्यादा होती है, और तुलनात्मक रूप से कम जीवन प्रत्याशा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारे यहाँ बढ़ी तो है, लेकिन विकसित देशों की तुलना में अभी भी कम है। और इसके साथ साथ क्या है, जनसंख्या का उच्च घनत्व है। इन्हीं कारणों से ये एक अविकसित अर्थव्यवस्था बन जाती है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब देखिए भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो 2010 का अगर आंकड़ा लें, हम इसमें लेटेस्ट आंकड़ा भी आप शामिल कर सकते हैं, तो 412 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 412 लोग रह रहे हैं। इसकी तुलना में अमेरिका का जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो 34 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी वहाँ एक वर्ग किलोमीटर में 34 लोग रह रहे हैं और यहाँ 412 लोग रह रहे हैं। तो इसका अंतर तो पड़ता ही ना अर्थव्यवस्था पर। इसी तरह से चीन देख लें, चीन में भी आबादी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी जनसंख्या का घनत्व 143 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसलिए भारत में भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक बोझ है। साथ ही भारत के सामने अर्थव्यवस्था के उभरते क्षेत्रों में कामकाजी उम्र की आबादी का दोहन करने की एक बड़ी समस्या है। तो ये एक भारतीय अर्थव्यवस्था की ये 10 खास तौर से विशेषताएं थी। इसी में एक शॉर्ट नोट है, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है। गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र मांग पक्ष के साथ साथ आपूर्ति पक्ष दोनों पर काम करता है। जैसे मांग पक्ष की बात करें, डिमांड साइड, जब देश की क्रय शक्ति कम होती है, वास्तविक आय, तो इससे वस्तुओं और सेवाओं लोगों की सामर्थ्य के बाहर हो जाती है। अगर मैं चीज़ खरीद नहीं सकता तो वो मेरी सामर्थ्य के बाहर है। क्योंकि माल और सेवाओं की बिक्री नहीं हो रही, मैं खरीद नहीं पा रहा, तो जाहिर है कि जो व्यापारी है उसके पास पूंजी की कमी है, क्योंकि बिक्री नहीं हो रही, उससे वो निवेश की दरें कम होती हैं, और इस प्रकार प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का निम्न स्तर होता है।
तो वो नया निवेश नहीं कर पा रहा कारोबारी। इस प्रकार गरीबी का दुष्चक्र काम करता है। एक और शब्द इस्तेमाल होता है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह उस स्थिति को बताता है जहां एक नौकरी में या एक काम में नियोजित श्रम का वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में ऐसा रोजगार किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन में योगदान नहीं करता। जैसे कि खेती में एक परिवार में 10 लोग लगे हुए हैं एक खेत में, अब वहां पे मान लिया 1 टन अनाज पैदा होता है। अब उनमें से 4 लोगों को हटा दिया जाए तो वो 1 टन ही अनाज पैदा होता है, यानी 4 लोग जो है खेती में एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। ये एक छुपी हुई बेरोजगारी है, यानी वो 4 लोग भी वहां ना हों, 6 हों, तब भी वो उनका काम वहां पे हो सकता है। तो इसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कैरेक्टर्स थे कुछ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के। अगर आपको ये उपयोगी लगे हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मैं कोई नया चैप्टर लेकर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।